से हमने अच्छे सीजर्स करना शुरू कर दिए और आज आप लोगों के सहयोग से खासकर मीडिया को इसका खास श्रेय जाता है। आपके जैसे लोगों को खासकर डैंग साहब कि जिन्होंने एएनटीएफ का नाम लोगों तक पहुंचाया और लोगों की कोऑपरेशन हमें मिल रही है और उसी कोऑपरेशन के बदौलत हम सीजर्स कर रहे हैं। जी, तो आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के एसएसपी विनय शर्मा जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। थैंक यू जी। विनय सर, किस तरह का जो एक्सपीरियंस आपको रहा इस डिपार्टमेंट में? देखिए, मई 2020 में एएनटीएफ का गठन हुआ था और मुझे भी मई 2020 में ही ये पहली अपॉइंटमेंट मिली एज एसएसपी एंटी नारकोटिक्स। आई वाज द फर्स्ट एसएसपी एंटी नारकोटिक्स। चूँकि ये नया विभाग था, जम्मू कश्मीर पुलिस हालांकि पहले से ही काम कर रही थी 2015-16 से। अगर आप देखें तो ड्रग्स हमारी टॉप प्रायोरिटी बना हुआ है बिसाइड्स मिलिटेंसी। थाना पुलिस पे बड़ी मेहनत से काम कर रहे थे, शिद्दत से काम कर रहे थे, लेकिन चूंकि उनको बहुत तरह की असाइनमेंट्स होती हैं, उनको लॉ एंड ऑर्डर भी देखना है, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम्स देखना है, सिक्योरिटी भी देखनी है, सीआईडी गैदरिंग करनी है, वीआईपी एस्कॉर्ट्स एंड मूवमेंट्स सब। तो इतनी मल्टीफेरेट टास्किंग में ड्रग्स के जो केसेस की इन्वेस्टिगेशंस थी उसको उस लॉजिकल एंड्स तक लेने में थोड़ी सी दिक्कतें आती थी। जैसे कि लॉजिकल एंड्स, मेरे कहने का मतलब, हमको लोग पकड़ लेते हैं, ड्राइवर पकड़ लिया, कंडक्टर पकड़ लिया जो ट्रक का, लेकिन बैकवर्ड चेन, फॉरवर्ड चेन, कौन लोग हैं जो इसके पीछे सप्लायर्स हैं, कौन लोग इसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं, आगे कौन लोग हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो उन लोगों तक पहुंचना बड़ा ज़रूरी था अगर इस पूरे नेक्सस को हमें बीट करना है टू इट्स डेथ। तो इसीलिए फिर एएनटीएफ की पहले कल्पना हुई और फिर उसका गठन हुआ। जहाँ तक एएनटीएफ का ताल्लुक है, जो आपने पूछा कि एक्सपीरियंस कैसा रहा साल सवा साल का, तो चूँकि नया विभाग था उसको ज़ीरो से शुरू करना एक उसके अलग से चैलेंजेस रहते हैं। जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में उनको पता है कि नया विंग जो है उसको दिक्कतें आती हैं, क्लैरिकल काम भी कई बार खुद करना पड़ते हैं, पेन पेंसिल से लेके छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, टेलीफोन अपना नंबर एक नया से, तो पहले बिल्डिंग, रहने का, ऑफिस स्टाफ की कंफर्ट के लिए फर्नीचर्स, ये सब मतलब बुनियादी प्रॉब्लम्स जो आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, तो उस दिक्कत से हम भी गुजरे। लेकिन आज उसके बावजूद, उन दिक्कतों के बावजूद भी हमने सीजर्स डे 1 से ही करना कंटिन्यू शुरू कर दिए थे। तो हालांकि हम पहले एक रूम से हमने ऑफिस चलाया, लेकिन तभी से हमने अच्छे सीजर्स करना शुरू कर दिए और आज आप लोगों के सहयोग से खासकर मीडिया को इसका खास श्रेय जाता है। आपके जैसे लोगों को खासकर डैंग साहब कि जिन्होंने एएनटीएफ का नाम लोगों तक पहुंचाया और लोगों की कोऑपरेशन हमें मिल रही है और उसी कोऑपरेशन के बदौलत हम सीजर्स कर रहे हैं। जी, तो सर इस सवा डेढ़ साल में या साल डेढ़ साल में जो किस तरह की क्या क्या कामयाबियाँ जो हैं हासिल की, हालांकि मीडिया के द्वारा जो है लोगों तक पहुँची भी हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपके द्वारा भी थोड़ा सा हम कामयाबी देखिए, हमारा फोकस तो ड्रग्स ही है और टारगेट हमारे ड्रग कार्टल्स हैं। तो अगर हम उस पहलू से अगर अपना आकलन करें कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही, तो मैं सेटिस्फाइड हूँ और फीडबैक भी अच्छा आ रहा है। लेकिन बावजूद इसके हमारा जो लक्ष्य है वो बहुत बड़ा है। अभी हम अपने लक्ष्य से बहुत दूर हैं, बड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, अभी बहुत टास्क बाकी है। लेकिन मुझे उम्मीद है जिस पेस पे और जिस शिद्दत के साथ हम लोग मेहनत कर रहे हैं और जितना सहयोग हमें लोगों से मिल रहा है, बड़ी अच्छी कोऑपरेशन मिली, बड़े अच्छे सोर्स नेटवर्किंग हमारी बन गई है, लोगों का विश्वास एएनटीएफ में आया है। अब लोगों को ये पता है कि अगर हम इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो उस पर एक्शन होता है और उनकी जो इन्फॉर्मेशन है कि किसने इन्फॉर्मेशन दी, उनकी हम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी इंश्योर करते हैं। जब लोगों का विश्वास हमें बढ़ेगा तो हमें और इन्फॉर्मेशन आएंगी जो एक पैटर्न पॉजिटिव है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 1-2 साल में आपको बहुत एक कंट्रास्टिंग रिजल्ट्स आना, आपको लगेगा कि ग्राउंड पे काफ़ी काम हुआ है। विनय सर, कारण क्या है, क्यों ड्रग्स को जो है बढ़ावा मिल रहा है? अगर इतनी ज़्यादा सख्ती भी हैं, डिपार्टमेंट्स भी अपना अच्छे से रोल जो है अपना निभा रहे हैं, तो यूथ क्यों ड्रग्स की ओर जा रहा है? देखिए, मैं डैंग साहब आपको मैं बड़ा क्लियरली बता दूं कि अगर आप जियोग्राफिकल लोकेशन जम्मू कश्मीर की देखें तो अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसी जगह पे लोकेटेड हैं जहाँ पे एक गोल्डन क्रिसेंट बिल्कुल हमारे सर पर है। गोल्डन क्रिसेंट जैसे हम अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान जो है, ये सबसे बड़ा पॉपी का जो कल्टीवेटिंग एरिया है, सबसे ज़्यादा हीरोइन की स्मगलिंग इसी एरिया से ही होती है। वर्ल्ड की 80% जो पॉपी कल्टीवेशन है वो तो सिर्फ अफ़गानिस्तान में होती है। तो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा हीरोइन की लैब्स जो हैं वो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डरिंग एरिया है, जिसको फाटा एरिया, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया कहते हैं,
नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एरिया कहते हैं, स्वात वैली वगैरह आ गया, या खैबर पख्तूनख्वा इलाका जो है जहाँ पर अनअरेस्ट भी है और एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ के, तो उन इलाकों में हेरोइन की सबसे बड़ी लैब्स हैं। हम उसके बिल्कुल नज़दीक में हैं और हम एक ट्रांजिट रूट हैं। हमारा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है। पाकिस्तान हीरोइन को कहीं ना कहीं एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहा है, इसको हमें डिस्टेबलाइज करने का। नार्को टेररिज्म के काफ़ी सारे केसेस ऐसे आए कि जहाँ से हमें पता चला कि यही पैसा जो है, इसकी फंडिंग जो है वो कहीं ना कहीं स्टोन बेल्टिंग में या मिलिटेंसी में यूज़ हुई। वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन बड़े दुख से ये कहना पड़ता है कि पड़ोसी जो है एक गिलोनी हरकत हमारे साथ कर रहा है। उनका टारगेट ना केवल हमारी इकॉनमी है, ना ही दूसरा हमारे सिक्योरिटी तंत्र को वीक करना, हमें एडमिनिस्ट्रेटिवली हमें वीक करना, और तीसरा हमारा जो यूथ इस इलाके का है उसको भी कहीं इंटॉक्सिकेट करके उसको वीक करना उनका लक्ष्य है। तो ये दिक्कतें हैं, कारण जो आपने कहा। चौथा सबसे बड़ा कारण कि यूथ खुद भी इनोसेंट है, उनको भी पता नहीं है कि वो नई नई चीज़ें टेस्ट करने के चक्कर में कि उनको लगता है कि इसका सेवन करने से एक हाई मिलता है, एक बड़ा अच्छा फीलिंग आती है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि 1 या 2 बार तक तो उनको लगेगा कि हम खुद अपनी मर्ज़ी से ये चीज़ ले रहे हैं, और तीसरी बार ये जो हमें ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स के जो डाटाज हमें बताते हैं कि तीसरी बार सेवन करने के बाद फिर उनको लगता है कि अब हम इसका सेवन नहीं कर रहे, अब ये ड्रग हमारा सेवन कर रही है। तो एक ऐसा केमिकल का ऐसा इम्बैलेंस हमारे ब्रेन में ये केमिकल्स कर देते हैं ड्रग्स के, जिसको हम केमिकल लोचा कहते हैं, वो इम्बैलेंस फिर वो दोबारा बैलेंस हो नहीं पाता। उसके लिए बड़ी मेहनत करना पड़ती है। ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स में 6-6, 8-8 महीने का कोर्स करना पड़ता है, बड़ी सख्ती वहाँ पर आदमी को उससे गुजरना पड़ता है। हालांकि स्टाफ बड़ा प्रोफेशनल है डी एडिक्शन सेंटर्स के, बड़ी मेहनत वो लोग करते हैं, लेकिन उस टीडियस प्रोसेस में जाके फिर डी एडिक्ट होने से तो बेहतर ही है कि इन चीज़ों से दूरी रहें। तो ये एक मैसेज बड़ा स्ट्रांग मेरी तरफ से यूथ को रहेगा। विनय सर, किस तरह की कार्रवाइयाँ की जाती हैं? अगर हम देखते हैं कहीं पे जैसे हीरोइन की या चिट्टे की बात करें, जिसको चिट्टा कहा जाता है, तो 5 ग्राम 10 ग्राम कहीं पे पकड़ा जाता है, उन लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाती है? जो बड़ी कंसाइनमेंट पकड़ी जाती है उनके खिलाफ तो कार्रवाई होती है, लेकिन जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं या जो इसके एडिक्ट हैं, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाती है? देखिए अरफा साहब, हमने जो ड्रग्स के साथ डील करने वाले लोग हैं उनकी कैटेगरीज बना के रखी हुई हैं। हमें जो कानून है वो भी हमें इस तरह की इंस्ट्रक्शंस देता है कि जो लोग ड्रग एडिक्ट्स हैं उनको एज विक्टिम ट्रीट किया जाए जी। वो लोग क्रिमिनल्स नहीं हैं, तो वो लोग एक किसी बीमारी के आदमी हैं, किसी बीमारी से ग्रस्त हैं। दिस इज़ सिंपली एक मेंटल डिसऑर्डर है, एक हेल्थ प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है। तो उनको रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उनको मेंटल हेल्थ काउंसलिंग की ज़रूरत है, जिसको रिहैब कहते हैं। दूसरी तरफ वो लोग जो ड्रग्स बेच रहे हैं, जो इसको एज प्रोफेशन इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके ज़रिए कमाई हुई पैसों से अपना मतलब बिजनेस चला रहे हैं, जो इसको एज ए सोर्स ऑफ इनकम में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोग हमारे टारगेट हैं। सबसे बड़े टारगेट हमारे वो लोग हैं जो इसके प्रोड्यूसर्स हैं, जो लोग इनकी फैक्ट्रीज़ चला रहे हैं, इनकी इंडस्ट्रीज़ चला रहे हैं। फार्मास्यूटिकल की फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़, कौन लोग हैं इसकी प्रोडक्शन करते हैं, कौन लोग हैं जो इसकी कल्टीवेशन करते हैं, वो फार्मर्स हमारे टारगेट हैं। कौन लोग हैं जो क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग करते हैं, कौन लोग हैं इसके पीछे जो स्मगलिंग पाकिस्तान की तरफ से हमारी इस तरफ पुश कर रहे हैं, कौन सी एजेंसीज ऐसी हैं जो इसके पीछे हैं, उनको एक्सपोज करना वो हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। विनय सर, जिस तरह के हथकंडे जो हैं, जो सख्ती बढ़ती जा रही है, और हथकंडे भी जो हैं बिजनेस जो इस तरह के इसमें ड्रग्स का करते हैं, उनके तरफ से जिस तरह से टैंकर्स में कुछ जगहें बनाई जाती हैं, ट्रक्स में कुछ जगहें बनाई जाती हैं, 407 या छोटी गाड़ी में जगहें बनाई जाती हैं, तो कोई इस तरह की मशीनरी नहीं है जिससे मतलब वो स्कैन हो सके कि इसमें ये माल जा रहा है या सही जा रहा है, गलत जा रहा है, कुछ इस तरह का? बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, अब टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल भी हो रहा है काफ़ी हद तक। डॉग स्क्वाड्स हैं, हमारे कैनाइन यूनिट्स हैं बड़े अच्छे। उसके बाद आप देखेंगे कि जो दुश्मन है या जो लोग इसके ट्रेडर्स हैं वो इसको इम्प्रोवाइज़ करते रहते हैं। नए नए चैलेंजेस सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए या ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए नए नए चैलेंजेस वो पेश करते रहते हैं। ड्रोन्स आपने देखा होगा, जब उनको लगा बॉर्डर ग्रिड मैकेनिज्म बड़ा ज़्यादा सुदृढ़ हो गया है, आर्मी, BSF, NCB, पुलिस, ANTF बड़ी अलर्ट हैं, और बड़े बड़े सीजर्स जब बॉर्डर पे होना शुरू हो गए तो उन्होंने ड्रोन की मदद लेना शुरू कर दी। तो ये कैट एंड माउस जो है ये खेल चलता रहता है, लेकिन अच्छी टेक्नोलॉजीज हमारे पास हैं। आपने कहा कोई इस तरह के इंस्ट्रूमेंट, अब स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री जिसको हम कहते हैं, तो उससे डायनेस्टी पता चल जाती है। वो गैजेट्स हम कब और कहाँ अप्लाई कर रहे हैं तो वो तो हम इससे नहीं बता पाएंगे, लेकिन सर्विलेंस जो है हर एक ज़रिए हम कर रहे हैं।
जी जी। तो सर क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आम जनता के लिए भी, और जो युवा ड्रग्स की ओर जा रहे हैं या कुछ इस तरह का जो मन में रख रहे हैं कि हमें इस ओर जाना चाहिए, तो क्या एक मैसेज रहेगा कि क्या भविष्य है उनका? देखिए, ये मैसेज टारगेट करता है डिमांड एस्पेक्ट को। मैं बता रहा हूँ कि ड्रग्स को अगर आप पूरा इसका देखेंगे, इसके 3 पहलू हैं। एक ड्रग्स का एक डिमांड रहता है कि डिमांड बेस्ड जो लोग इसके कंज्यूमर्स हैं। दूसरा इसका सप्लाई चेन है, जो लोग इसको इसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसकी कल्टीवेशन कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, पैकेजिंग कर रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं, वो इसके सप्लायर्स हैं। सप्लायर्स हमारे रडार पे रहते हैं, ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के, ANTF जिसमें NCB वगैरह सब आते हैं। जो डिमांड साइड है उसको एड्रेस हम कोलेक्टिवली करते हैं। जैसे आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ मैंने देखे, आप यूथ को ये मोटिवेट भी करते रहते हैं। आपके जैसे और भी बड़े सारे मीडिया कर्मी हैं जो अवेयरनेस कैंपेन्स चला रहे हैं। पुलिस अपनी अवेयरनेस कैंपेन चला रही है, काफ़ी सारे लोग NGOs अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। वो अवेयरनेस कैंपेन्स जो हैं वो डिमांड साइड को एड्रेस करती हैं कि इससे बचना है, ये चीज़ अच्छी नहीं है। और तीसरा जो है वो भी हमारी कलेक्टिव जिम्मेवारी है, लेकिन उसके लिए स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हमने बनाए हैं, वो है रिहेबिलिटेशन। वो लोग जो ऑलरेडी इसमें आ चुके हैं उसके लिए ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, वहाँ पे मेंटल हेल्थ काउंसलिंग की जाती है, रिहेबिलिटेशन किया जाता है। ये तीनों, जब तक हम तीनों पे प्रॉपर फोकस नहीं करेंगे तो इस चैलेंज को पूरी तरह से बीट कर पाना मुश्किल रहेगा। मेरा मैसेज यूथ को ये रहेगा कि ऐसी चीज़ों, ऐसी बुरी आदतों से बचें और अच्छे जैसे खेल कूद है, पढ़ाई है, कल्चरल आइटम्स हैं, आपके बाकी जो टैलेंट्स हैं उनको निखारें, आप उनमें हाई ढूंढें। आपको पढ़ाई में अगर मज़ा आता है तो आप बड़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। कुछ लोग जो जिम जाके उनको पॉजिटिव फीलिंग आना शुरू हो जाती है। कुछ एथलीट्स हैं, जब तक वो रनिंग ना करें उनको पॉजिटिव हार्मोन्स उनके रिलीज़ नहीं होते। तो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ करें पॉजिटिविटी के लिए, ना कि ड्रग्स का सहारा लें। तो विनय सर, आम जनता का सहयोग डिपार्टमेंट को कितना ज़रूरी हो जाता है इस ड्रग्स की जो ये कैंसर की बीमारी है, ये इस समाज से थोड़ा दूर हो सके, समाज का सहयोग कितना ज़रूरी है? देखिए, आम जनता का सहयोग जो है उससे पहले आम जनता की अवेयरनेस हो, वो इस चीज़ की सीरियसनेस को समझें। और हमारे समाज ने, खासकर जम्मू के लोगों ने इसकी सीरियसनेस को समझा है और इसको लोग पहचान पा रहे हैं। इस समय हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ड्रग्स का है। ये एक पॉजिटिव ट्रेंड है। लोगों ने पहले तो एक्नॉलेज किया कि एक बहुत बड़ा इशू है जो हमारा प्राथमिकता नंबर 1 पे होना चाहिए। दूसरा, लोग खुद भी अवेयरनेस इसमें कर रहे हैं। तीसरा, सोर्स नेटवर्किंग जो है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग बहुत ज़्यादा बड़ी है पिछले 1-2 साल में। हमारे मैक्सिमम ऑपरेशंस में आपके माध्यम से बताऊं टेक्नोलॉजी बेस्ड रहते हैं। टेक्नोलॉजी का ज़्यादा हम जिक्र यहाँ करते नहीं, लेकिन 90% से ज़्यादा हमारे ऑपरेशंस जो हैं वो सोर्स बेस्ड रहते हैं और सोर्स जो हैं वो आम लोग ही हैं। बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ SSP ANTF जम्मू एंड कश्मीर विनय शर्मा जी, जिनके साथ आज खास मुलाकात थी और सारी जानकारियाँ आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।